हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्या अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, यानी अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के रूप में, इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस। चलिए शुरू करते हैं। इस पर कई बार क्वेश्चंस आते हैं। डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव तो काफ़ी सारे बनते हैं। देखिए, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री में जेबी से और सीनियर और आधुनिक अर्थशास्त्री, आप उनका नाम भूल ही नहीं सकते, जिनका नाम है रॉबिन्स। इन तीनों ने ही अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान माना है। इसका मतलब ये कि अर्थशास्त्र व्हाट इज का अध्ययन करता है, व्हाट ऑट टू बी का अध्ययन नहीं करता है। यानी अर्थशास्त्र ये नहीं सोचता है कि किसी का अच्छाई हो रही है, किसी की बुराई हो रही है, किसी की भलाई हो रही है, क्या हो रहा है। अर्थशास्त्र केवल अपना कारण बताता है, परिणाम बताता है, दैट्स इट, नियम बनाता है बस। तो समझिए, वास्तविक विज्ञान केवल कारण और परिणाम यानी कॉज एंड इफेक्ट्स के संबंध को स्थापित करता है। ऐसे अपनी जो साइंस है ना, जैसे कि फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई इत्यादि, ये सभी कॉज एंड इफेक्ट पर काम करते हैं। मतलब उसका कारण क्या है और उसका परिणाम क्या होगा, बस इतना ही बताते हैं। उसकी अच्छाई बुराई से कुछ भी लेना देना नहीं है। इन तीनों का यही मानना है, जेबी से और सीनियर और साथ ही साथ रॉबिन्स, जो कि आधुनिक अर्थशास्त्री नहीं, इन तीनों का ही मानना है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। यहां पर देखिए पॉइंट दिया गया है, यह केवल क्या है, मतलब व्हाट इज का अध्ययन करता है। इसे किसी विषय की अच्छाई या बुराई से या क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी की बातों से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये तीनों ही अर्थशास्त्री कहते हैं। आगे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि एग्जाम्पल जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं टैक्स का। देखिए, बजट के समय लगाए जाने वाले करों के संबंध में अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान होने के नाते यह तो बताएगा कि इन करों का देश के उत्पादन यानी प्रोडक्शन और धन के वितरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किंतु करों का लगाया जाना वांछनीय है अथवा नहीं, इसके बारे में यह सदैव मौन रहेगा। माने टैक्स लगाया जाएगा, कितना कलेक्शन होगा, उत्पादन पर क्या फर्क पड़ेगा, आय के वितरण पर क्या फर्क पड़ेगा, ये तो बताएगा, लेकिन अच्छाई क्या होगी, बुराई क्या होगी, टैक्स ज़्यादा लगाने देने से किसी को बहुत ज़्यादा क्या कष्ट हो सकता है, ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है, लाभ हो सकता है, इसके विषय में नहीं बताता है। ये अर्थशास्त्री मानते हैं। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान होने के नाते कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करते हुए कुछ नियमों का भी निर्धारण करेगा। ये नियम अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र में लागू होते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव साइंस लेते हैं अर्थशास्त्र को, कुछ क्या होगा, कुछ नए नियम बनते हैं। जैसे कि आप जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड होता है, बहुत सारे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं। जैसे कि उपभोग, आप जानते हैं अर्थशास्त्र के 5 बहुत बड़े विभाग हैं। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, वो देख सकते हैं। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, ठीक है, इनके संबंध में बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं। आइए अब हम एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। अर्थशास्त्र में सबसे पहले जो आता है वो है उपभोग यानी कि कंजम्पशन। अब उपभोग भी क्या है, उपभोग में एक बहुत ही कॉमन सा एक लॉ है जो बोलता है जैसे जैसे आप किसी वस्तु को उपभोग बढ़ाएंगे, वस्तु का जो उपभोग है, कंजम्पशन है, वो बढ़ाएंगे, वैसे वैसे उसकी जो सीमांत उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो घटती जाएगी। अब इससे क्या निकलता है कि उपभोग का बढ़ते रहना ये रीजन है, कारण है, और सीमांत उपयोगिता का घटते जाना ये परिणाम है। कारण और परिणाम यहां पर आ गया। इससे ये साबित होता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव साइंस है। यही चीजें बताया गया है। अब दूसरे नंबर पे है उत्पादन, मतलब प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में भी ऐसे होता है। आपको ध्यान होगा, मार्शल ने कहा था कि किसी भूमि के टुकड़े पर अगर आप श्रम मतलब लेबर और कैपिटल उत्तरोत्तर बढ़ाते जाते हैं ना, तो क्या होगा, प्रोडक्शन हमें बढ़ता बढ़ता नजर आएगा, बढ़ता जाएगा और एक लिमिट के बाद धीरे धीरे वो घटता जाएगा और अंत में वो घटते हुए क्रम में हमको प्राप्त होता है। इससे क्या होता है, कारण क्या हुआ, आपने उत्तरोत्तर इकाइयों का प्रयोग किया, मतलब श्रम बढ़ाया, पूंजी बढ़ाया, जिससे क्या हुआ, आपका उत्पादन बढ़ा। पैसा लगाया, ज़्यादा से ज़्यादा खाद लगाई, बहुत सारी चीज़ें लगाई, तो आपको क्या हुआ, इकाइयों का जो उपयोग है बढ़ाया आपने और आपका प्रोडक्शन बढ़ा। और इसका परिणाम क्या हुआ, उत्पादन घटते हुए क्रम में प्राप्त हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन उत्पादन हमको ये दिखा रहा है कि कारण और परिणाम उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन पर भी लागू होता है। इससे ये साबित होता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव साइंस है। इसी तरह तीसरा है विनिमय, मतलब एक्सचेंज। अब एक्सचेंज के समय में क्या होता है, विनिमय के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग तथा पूर्ति में क्या परिवर्तन होता है। जैसे कि किसी एक वस्तु की कीमत परिवर्तित हो गई तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर एक पार्ले जी है,
10 रुपए का मिल रहा है, जैसे उसकी कीमत मान लीजिए आधी हो गई 5, तो क्या उसका जो डिमांड होगी बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। यही मांग और पूर्ति का नियम है जो कि एक्सचेंज के थ्रू आता है। इससे ये भी साबित होता है कि जो अर्थशास्त्र है वो एक पॉजिटिव साइंस है, वास्तविक विज्ञान है, उसको अच्छाई बुराई से लेना देना नहीं है। वितरण डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे हमारे जो फैक्टर्स यूज़ होते हैं, इनपुट्स यूज़ करते हैं, जैसे लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल। अब इनको जो हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी भी पढ़ते हैं ना, इनको कुछ अपनी आय भी तो मिलनी चाहिए, जैसे कैपिटल लगाते हैं उसको ब्याज भी तो मिलना चाहिए। तो इनका जो अध्ययन करते हैं, जैसे मजदूरी का सिद्धांत, ब्याज का सिद्धांत, ये सब हम डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, वितरण में करते हैं। इससे साबित होता है, इसमें कारण परिणाम लगता है, इससे ये साबित होता है कि एक पॉजिटिव साइंस है अर्थशास्त्र। क्योंकि इसमें क्या बोला जाता है, जैसे जैसे मजदूरों की संख्या बढ़ती जाएगी, उनकी जो मजदूरी दर है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से ये स्थापित करता है। लास्ट में है, अंत में है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस यानी कि राजस्व। राजस्व के अंतर्गत कर सिद्धांत भी कारण और परिणाम संबंध के आधार पर बने हुए हैं और बनाए भी जाते हैं। तो इससे ये साबित होता है, इन लोगों का कहना है, इससे ये साबित होता है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, मतलब पॉजिटिव साइंस है। और ये लोग तर्क देते हैं अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क। अब हम आगे का एक और स्लाइड देखते हैं। अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क या फिर आदर्श विज्ञान ना मानने के पक्ष में तर्क, ठीक है, मतलब विपक्ष में तर्क जो आदर्श विज्ञान है। आर्ग्यूमेंट्स अगेन नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए, प्रोफेसर रॉबिन्स और उनके समर्थकों का कुछ आधार पर ये बोला जाता है, वो कहते हैं कि ये वास्तविक विज्ञान है। सबसे पहला, तर्क का आधार, मतलब बेसिस ऑफ लॉजिक। इनके कहने का मतलब साइंस जो है ना वो तर्कों पर चलता है, कारण और परिणाम पर चलता है। इसलिए क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, इससे कुछ लेना देना नहीं है। सीधा कारण क्या है, परिणाम क्या है, इस पे चलता है। व्हाट इज, क्या है, बस इतना ही हम अध्ययन करते हैं, ये लोग बोलते हैं। अब दूसरा इन्होंने तर्क दिया श्रम विभाजन का आधार, मतलब बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। इनका कहना है आप जिसमें निपुण हैं, आपके पास जो साधन है, धन, समय या तकनीकी न्यूनता को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपना काम उसी अनुसार से करना चाहिए जिसमें वो निपुण हो। इसी को बोलते हैं श्रम विभाजन का आधार, मतलब बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तीसरा तर्क देते हैं उद्देश्य का पूर्व निर्धारण होना, यानी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। इनके कहने का मतलब है कि जो अर्थशास्त्र है उसमें प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं जो कि पूर्व निर्धारित होते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, नियमों का प्रयोग करते हैं, नियम बनाते हैं, उनको प्राप्त करने का उद्देश्य होता है हमारा, ठीक है, जो कि पूर्व निर्धारित होते हैं वो उद्देश्य, ठीक है। चौथा कारण बताते हैं भ्रामक स्थिति उत्पन्न होना। उनका कहने का मतलब अगर हम साइंस को वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान दोनों मान लेते हैं तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इनमें द्वंद्व छिड़ जाएगा। और बार बार मुझे बताइए, जैसे मैथमेटिक्स है, उसमें अगर 2 + 2 कितना होता है तो आप बताएंगे 4। इवन आप ही नहीं, दुनिया में किसी भी व्यक्ति से बोलेंगे ना तो 2 + 2 4 ही बताएगा। लेकिन किसी से पूछे जाके कि बताइए इंडिया जैसे देश में क्या होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, समाजवाद होना चाहिए। अब इसमें लोग क्या होगी, लोगों की राय बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें भावनाएं आ गई हैं। ये जो है ये सब्जेक्टिविटी का मामला हो गया है। पहले क्या था, ऑब्जेक्टिविटी का मामला था, उसमें हर जगह बराबर होता है, जैसे मैथमेटिक्स वगैरह हो गया। लेकिन समाजवाद होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, राजतंत्र होना चाहिए, ये भावनात्मक होता है। इसका मतलब ये कि सब्जेक्टिविटी का मामला है, कोई उस पर समर्थन करेगा, कोई नहीं करेगा, ठीक है। ठीक वैसे ही इनका कहना है कि अगर ज़्यादा चीज़ें हम आदर्श विज्ञान को भी इसमें ले आएंगे ना, साइंस को मान लेंगे, तो बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। कोई कहेगा ये होना चाहिए, कोई कहेगा ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। इससे क्या होगा, अर्थशास्त्र बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगा। इसलिए इसको वास्तविक विज्ञान ही मानना सही है, ये कहने का इनका तर्क है। अच्छा तर्क है ये। साम्य का तर्क यानी लॉजिक ऑफ इक्विलिब्रियम। ये कहते हैं, यह भी तर्क दिया कि साम्य के आधार पर अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्र में साम्य के आधार पर यह बात किया जाता है कि साधनों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए ताकि समाज व साधनों के धारकों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, ठीक, सेटिस्फेक्शन हो सके। किंतु साम्य के विचार से आदर्श का बोध नहीं होता है। ये नहीं कि साम्य का मतलब ये नहीं कि आदर्शवादी हो गया, आदर्शवादी नहीं हो गया। साम्य अलग है आदर्शवाद से। साम्य की स्थिति आदर्श की स्थिति से बिल्कुल अलग है। साम्य तो केवल साम्य है, उससे केवल साम्य से लेना देना है, ठीक है। इसमें वांछनीयता मतलब क्या सही है, अवांछनीयता क्या गलत है, इसका लेश मात्र भी अंश नहीं होता है। अतः अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानना ही उचित है। इन सभी का तर्क है, जिनमें जेबीसी आते हैं और साथ साथ सीनियर आते हैं, और रॉबिन्स भी, जो कि आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र की डेफिनेशन दी थी
स्कैसिटी ऑफ डेफिनेशन, स्कैसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आप पढ़ चुके हैं। काफ़ी अच्छी, काफ़ी फेमस जो है इन्होंने दिया था अर्थशास्त्र की डेफिनेशन। आई होप इस वीडियो में आपको ये बातें पता चली होंगी। अगली वीडियो में हम देखेंगे अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान के रूप में। बाकी क्या आपका मानना है कि इकोनॉमिक्स को वास्तविक विज्ञान मानना चाहिए? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।